बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मन ज़ैनब बलूच मरागश कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई कानून गुमा और माँ हमें हम सरपदी दई कि मैं मुल्क के आहीन ए बाबता चे गुशीते कि रियासत जिम्मेदारियाँ आ आहीन तहा चियाँ शहरियानी के हक का आ आहीन तहा चियाँ मर्ची माँ हमशीसरा गप त्रान कने और इशीसा माँ हमें गप कने के शहरियानी के हक आहीन तहा दैक बीतगा आर्टिकल अश्ता चे बगैर आर्टिकल 20 अश्त तहा कि शहरियानी हक मौजूदा चे आ हक आयना रस गया चे आ हक हमा वड़ा आयना दैक बह गया चे शहरी जानते गप्पा के आईना शना चे हक था रियासत जिम्मेदारी चिया वती शहरियानी गुमा कि आयना चिपैमा बेचारी थे ए मुल्क के तहा सोसाइटी तहा हमिच्चों के मर्दम निश्तगा लाजमे के आयनी हक को हुकूक अस्ता ए हक को हुकूक मारा कई आलदा मारा सरपदीदा शी बाबता मैं कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के हमा मारा रहा हाल दंते के यक शहरी के मुल्क के तहा निश्ता अच्छे पैमा जिंदगी ग्वाजिंत का अच्छे पैमा ए मुल्क के तहा निश्त का आइए हक को हुकूक चियाँ इसी पुश्ता रियासत जिम्मेदारी चियाँ चे रियासत वती जिम्मेदारियाँ पूरा कर गई शहरियानी हक का देगा शहरी ए बाबता सरपदी दारन थे क्या इनी हक चियाँ कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आर्टिकल अश्तमा चिस्कने आई तहा सज्जे शहरियानी हक लिख के तगा आई चे पदम आर्टिकल 9 के 4 आ 9 तहा भी हमें लिख बीता कि कसियरा तो कैद हम कुत नकने कसिया बेगुनाया तुम जतुम नकने कसियरा तो दाश्तम नकने इश्या चे पदम माँ गेंदे बले शनि वायलेशन बह गई पर्चा शनि वायलेशन बह गई माँ हमशी सरा मर्ची गप त्रान कने के मैं मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन है चम्मा शहरियानी हक को हुकूक चियाँ और रियासत जिम्मेदारी चियाँ ये वादा महकमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी के आइए कॉन्स्टिट्यूशन सरा बाज़े कार हमको था और इसे देम रवि वास्ता बाज़ेशी जोहद हम अस्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि आहीन और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या हैं, क्योंकि हमारे बाज़ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जी, ऐसा है कि जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया इसके 12 पार्ट है तो और 26 चैप्टर हैं, हर पार्ट के मुख्तलिफ चैप्टर। तो पार्ट 2 जो है फंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक है, जो 8 से लेके चैप्टर 1 है, 8 से लेके 29 तक, ये कहलाते हैं फंडामेंटल राइट। अच्छा, इसमें जो आपका सवाल है, इसमें मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हुए हैं। तो आप किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में इस वक्त बात करना चाहती हैं? 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर चैप्टर 2 आ जाता है, वो 29 से 40 तक है, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जी तो सर, हमारा सवाल जो है वो ये है कि आर्टिकल 8 से लेकर कि एक शहरी को जो है वो आज़ादी से रहने के हुकूक हासिल है, एक शहरी जो है मुल्क में रह सकता है, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर कानून के सामने पेश करना होता है, उसकी फेयर ट्रायल चलाया जाता है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो है एक शहरी को दिए गए हैं? अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 10 की कर रहे हैं। आर्टिकल 10 जो है ये कहता है कि जो भी आदमी को डिटेन किया जाएगा या पकड़ा जाएगा या कस्टडी में लिया जाएगा, उसको आर्टिकल 8 के तहत बताया जाएगा सबसे पहले कि उसको क्यों लिया जा रहा है, उससे क्या चार्जेस है। और उसे आर्टिकल 10 ये कहता है कि उसे जो है ये भी राइट है टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय हिज काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस, यानी इसे वकील करने का अपनी पसंद का राइट है। ठीक है। आर्टिकल 10(2) ये कह रहा है कि उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा और रिमांड के लिए पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड जो भी है उसके लिए। ठीक है। अलबत्ता वो टाइम जो सफर में गुजरता है, जैसे मजिस्ट्रेट 40 मील दूर है और सफर में हमें 3 घंटे लगे तो वो टाइम निकल जाएगा। ये हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10 के तहत। और अगर उसे डिटेन भी किया जाएगा तो डिफेंसिव लॉ के तहत वो उसका भी इसमें जिक्र है।
और 10A ये कहता है कि इसे राइट टू ट्रायल नहीं है, बल्कि राइट टू फेयर ट्रायल है, जो प्रोसेस है। बिल्कुल। राइट टू ट्रायल तो ये है कि चार्ज फ्रेम होता है और ट्रायल शुरू हो जाता है। फेयर ट्रायल ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, कॉम्पिटेंट होगी, विटनेस उसे लाने की इजाजत होगी, उसे अपना मौका पेश करने की इजाजत होगी। ये आप बात कर रही हैं आर्टिकल 10 के तहत डिटेंशन की, तो किसी भी आदमी को, किसी भी शहरी को जो पाकिस्तान का है, उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो उसको चार्जेस बताए जाएंगे, उसको काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस का राइट दिया जाएगा, 24 घंटे के आगे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा और फेयर ट्रायल दिया जाएगा। ये आर्टिकल 10 कह रहा है। और बाकी आर्टिकल ये कह रहे हैं कि डबल पनिशमेंट नहीं होगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। ओके सर, इसमें एक चीज और भी है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो कस्टोडियन टॉर्चर किया जाता है, इसके बारे में क्या हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है? आप क्या कह रहे हैं? कस्टोडियल टॉर्चर, किलिंग, कस्टोडियन टॉर्चर किया जाता है जी। टॉर्चर ना जी, देखिए टॉर्चर की तो इजाजत ही नहीं है जी। किसी भी आदमी को टॉर्चर क्यों किया जाता है? कि वो बयान दे प्रोसिक्यूशन की मंशा के मुताबिक। उसके लिए प्रोटेक्शन है कि किसी भी आदमी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ बयान लेने के लिए ये फंडामेंटल राइट है। और टॉर्चर की दूसरी ये है कि अगर उसे डिटेंशन के अंदर मारा जाता है, पीटा जाता है, जख्मी किया जाता है, तो पीपीसी और सीआरपीसी आता है, उसका मेडिकल होता है, जिस आदमी ने भी टॉर्चर किया उसकी सजा है या प्रोसिक्यूशन। लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस लेने के लिए जो डिटेंशन में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी गई है कि उसको गवाही देने के लिए अपने खिलाफ, यानी वो ये कहेगा जी मैंने ये किया टॉर्चर के जरिए, तो वो नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, बेसिक गारंटेड। तो सर, ये जो लोगों को 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्टों में पेश नहीं किया जा रहा, या जिनको जगह जगह से हम देख रहे हैं कि मिसिंग किया जा रहा है, और तो इनके ऊपर क्या है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? देखिए मैडम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, इसके 12 पार्ट हैं, 26 चैप्टर हैं, 26 अमेंडमेंट आई हैं, 1 एनेक्शन है। ये इतना बेहतरीन वर्डेड कॉन्स्टिट्यूशन है कि ऐसा स्वीडन, बेल्जियम का भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जहाँ तक लफ्जाजी की बात है, अब आप अमल की बात कर रहे हैं। लफ्जों में तो लिखा गया है कि टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, और उसको उसके खिलाफ गवाही लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, वकील भी टॉर्चर ऑफ इन ओन चॉइस, ऑफ हिज ओन चॉइस उसे दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली पोजीशन ये है कि 2.5 साल से लोग गायब हैं। उसमें एजेंसीज आके कोर्ट में हैबियस कॉर्पस में कहती हैं कि हमारी कस्टडी में नहीं, हमें नहीं पता। तो ये बात भी जो है, जो एजेंसीज आके कहती हैं, ये स्टेट का फेलियर है, क्योंकि एजेंसी का कहना हमें पता नहीं कहाँ गया, तो इसका मतलब है स्टेट की रिट मौजूद नहीं। और अगर एजेंसीज के पास नहीं तो कहाँ है? स्टेट का काम है कि उसे पेश करे। एक आदमी गुम हो गया तो इसका मतलब है स्टेट की रिट मौजूद नहीं, उसको नॉन स्टेट एजेंसीज लेके गई, यही मतलब हुआ ना जी। तो इसका मतलब स्टेट की रिट नहीं है। असल में पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेहतरीन वर्डेड है, तमाम राइट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस पे इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा। हमारी लॉ फोर्स इन्फोर्सेस एजेंसी जो है उस तरह अमल नहीं कर रही, बल्कि आप सबको पता है कि ये जो डिटेंशन होती है ये एजेंसीज भी करती हैं, लेकिन आके ये बयान देती हैं। तो अब उसका क्या हल? असल में उनको कानून पे और आइन पे अमल करना चाहिए, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हो नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एजेंसीज के हक में नहीं है, या स्टेट के हक में नहीं है, स्टेट के हक में नहीं, क्योंकि अगर सर इस पे फिर अमल दरामद कौन कराएगा? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी अगर हो रही है, वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्या अदलिया अपना किरदार अदा करेगी या हमारी रियासत? सबसे पहले रियासत की अपनी जो मशीनरी है उसको अमल करना चाहिए। फिर रियासत के जैसे 3 ऑर्गन हैं, अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया है, इन 3 को अमल करना है।
अब ले दे के जब एक आदमी गुम हो गया और इंतजामिया ने कहा या एजेंसी ने कहा हमारी कस्टडी में, तो अदलिया का रोल शुरू होता है। अब अदलिया इसलिए बेबस है कि एजेंसी आगे कहती है कि हमारे कंट्रोल हमने नहीं उठाया, और ना ही ये बताती है कि वो आदमी गायब होके कहाँ गया, स्टेट की रिट नहीं है इसका मतलब है। और जहां तक अदलिया का ताल्लुक है वो एक कमजोर और बेबस है। आपको भी मालूम है कि हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन लोग जज अपॉइंट होते हैं, और अदलिया का कितना अख्तियार है। वो बड़ी बेबस सी अदलिया है, लाचार और मजलूम किस्म की, जो एक ऑर्डर ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस का जो 1.5 समय का ऑर्डर है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज हटा दिया जाता है और अपनी छत में जा जाते हैं। तो अदलिया तो बड़ी मजलूम है, और अदलिया के आगे जब आके इंतजामिया कहती है हमारी कस्टडी में नहीं, तो अदलिया कुछ नहीं कर सकती। अच्छा लेकिन बात वही है, असल बात यह है कि पाकिस्तान जो है 4 सूबे हैं, एक वफाकी दारुल हुकूमत है और 2 रकाइयां हैं, गिलगित बल्तिस्तान और AJ। अगर पंजाब ये समझ रहा है कि 3 सूबे और 2 दूसरे JK और AG के वो उसकी कॉलोनियां हैं, तो ये वफाक इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन मैं नर्म अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनको समझना चाहिए कि तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेके चलें, उनके हकूक दें, उनके मसाइल उनको दें। अगर एक नौजवान को रोजगार मिल रहा है, तालीम मिल रही है, एक आम आदमी को सेहत और हाउसिंग मिल रही है, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई फ्रस्ट्रेशन। मतलब सर आप समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रही है, तो वो क्यों की जा रही है डिस्क्रिमिनेशन, जबकि सूबे भी पूरे हैं, मुल्क इन तमाम सूबों के साथ चल रहा है, तो ये फर्क क्यों पैदा किया जा रहा है? बेसिक क्या वजूहत है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सारी चीजें दे रहा है लफाजी की हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुल्क जो है जो वेस्ट पाकिस्तान अब बन गया है, ये आपको पता है ये क्यों बना? असल बात ये मजहब को इस्तेमाल किया गया, मजहब के बुनियाद से एक मुल्क बनाया, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि मजहब को इम्प्लीमेंट करना था। अब मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, एक गैरिजन स्टेट बनाई गई, लेकिन आज भी अगर वफाक को बचाना है तो पंजाब को अपना रोल अदा करना होगा, और 3 जो सूबे हैं और 2 और आर्गन हैं JB और AG के, 5 को कानूनी समझने के बजाय वफाक का ऑर्गन समझते उनको हकूक देने होंगे। इसी में हमारी बका है, इसी में पंजाब की भी बका है और इस मुल्क की भी बका है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ नाअहल लोग हैं, उनकी इतनी सोच नहीं है, वो समझते हैं कि दबा के किसी आदमी को जो है पनिश करके और ट्रेन करके और जोर जबरदस्ती और ताकत के जरिए वो वक्त अब गुजर गया। अब हमें अकल के, विजडम के, दानिश के नाखून लेने चाहिए। हमसे एक बड़ी गलती ये हुई है कि अस्करी रियासत को हमने बना दी, चले खैर है, उसने अपना रोल भी प्ले किया, रशिया के लिए बनाई गई, उसको डिफीट भी किया मजहब के नाम पे। हमने जहाज के नाम पे इस मुल्क में ज़िया-उल हक के बाद जो मसाइल आए हैं वो उसी जहाज में जो इंस्ट्रूमेंटल हम हुए उस वजह से। लेकिन अब बात यह है कि हमारे वसाइल जो हैं वो मसाइल से बढ़ गए हैं, आबादी का रेशियो आउट हो गया, हम 25 करोड़ हैं। लेकिन सर जब भी ये मसाइल बड़े हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी तो की गई हैं कि इसका हल निकालने के लिए ये अमेंडमेंट डाल दी गई, इसका हल सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया, तो ये बताया भी तो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी तो हुई हैं। देखें कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 26 अमेंडमेंट हुई, 8वीं हुई ज़िया-उल हक के बाद, फिर परवेज मुशर्रफ के बाद हुई, फिर 18वीं तरमीम हुई जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को कोशिश की कि 73 की तरह वापस लाई जाए, लेकिन उसके अल्फाज तो ठीक है। आर्टिकल 10 में आया राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 19 आया राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 25 आया राइट टू एजुकेशन, लेकिन NSC को भी तब्दील किया गया, सूबों को उनके हकूक और वसाइल देने की बात की गई, इख्तियारात, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ ना। बात देखे, बात तो अमल की है, किताबों में लिख देने से हम मुसलमान हैं, जितनी बेहतरीन किताब हमारे पास है, किताब हिदायत है कुरान, लेकिन मुसलमान उस पर अमल नहीं कर रहा ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्वीडन और बेल्जियम से अच्छा आइन हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा आइन मौजूद है,
लेकिन बात यह है कि उस पर अमल की जरूरत है। जब अमल नहीं करेंगे तो वो तो किताब है ना, जियाउल ने कहा था 56 सफ़े की किताब है, मैं किसी बात भी पढ़। जब हमारे हुक्मरानों की ये सोच और रवैया हो तो उस पर क्या अमल ना हो, तो फिर जब तक अमल नहीं होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमल हो जाए तो हमारे तमाम मसाइल का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन हेलो जी। अच्छा सर, अगर किसी को इस तरह डिटेन किया जाता है इलीगल, या किसी को जो है वो मिसिंग किया जाता है, या कस्टोडियन टॉर्चर किया था, उसको अदालतों में पेश नहीं किया था, तो इसके लिए उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए मैडम, ये बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है। कभी बड़ी काबिले ना माफी ये हमारी एक सिचुएशन है कि वो कहते हैं जस्टिस हमारे पास है ही नहीं तो हम पेश कर सकते। ये फेलियर है स्टेट का ये बयान से, इसका मतलब रिट नहीं है। और वो आदमी अगर कभी 2 साल बाद रिहा भी होता है तो कोई स्टेटमेंट नहीं देता मैं 2 साल कहाँ रहा हूँ, वो खामोश सा हो जाता है। वो 2 सालों में पता नहीं उसके साथ क्या हो। लिहाजा अदालतें अगर कुछ करना भी जाए, जो कमजोर अदालतें हैं, इंतहाई कमजोर किस्म के इनकॉम्पिटेंट जजेस इस सिस्टम में बनाए जाते हैं, वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते कार्रवाई, क्योंकि वो आदमी सामने नहीं आ रहा जो डिटेन हुआ है। जो एजेंसीज हैं वो कॉपरेट ही नहीं कर रही अदालतों से। जब तक इदारे कॉपरेट नहीं करेंगे वो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। वो तो एक कमरे में सजा के बैठे हुए हैं, 2 जज बैठे हुए हैं, 1 जज बैठा हुआ है, आगे 50 कुर्सियां लगी हुई हैं। वो उस वक्त इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब इदारे उनके ऑर्डर्स को और कानून को और आइन को इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। इधर महकमा हमरादारी करनिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी साहब के कॉन्स्टिट्यूशन सर शर गिरफ्त इशिया इस तरह बाजी कार हमको था बाजी अंचे केस बीतगा कि अमुदा कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन बीता आई तरह गप्तरान को था माओती सोसाइटी चप चागरदा का बेचारी ಕೂಡ मारा हर जगह हमें के अंदर पैदा कि कॉन्स्टिट्यूशन निमगा चे फंडामेंटल राइट्स व मौजूदा शहरियानी हक व मौजूदा भले आ वड़ा शहरियाना हक दैग न बे गया माँ इधर चप चागरदा बेचारी अगर अदालतन तहा बाजी मर्दम रहो गया, खास करके हमें इलीगल डिटेन कनक बह गई मर्दमाना, या कि कस्टोडियन टॉर्चर कनक बह गई, या मर्दमाना मिसिंग कनक बह गई। अंचू के मैं कॉन्स्टिट्यूशन गुशी के 24 आवर्स तो का आइए बिहार कोटा पेश बेका, अगर मजनी ना चे मजनी क्रिमिनली भी तब भी तो आइए बिहार कोटा पेश बेका, ताकि कोर्ट आई सरा ट्रायल बेकन थे और आइए चिप्पा दस्ते कोर्ट ये चीज़ें डिसाइड कर कि शेर सजा देगी या चे कनगी ही पुछता अंचे बाजी मैटर्स माँ होती गिंद गई भी कि अदालतन ता असना पेंडिंग भी भले पदा भी अदालत फैसला हम दया भले फैसले सरा इम्प्लीमेंटेशन न बे गई चिया न बे गई पर्चा न बे गई मैं कह कानून भी हस्ता कॉन्स्टिट्यूशन भी हस्ती राइट्स भी दे गई भले पद हम गिंदी कि मैं चप चागिरदा आ वड़ा इस तरह अमल दरामद कनक न भी इधर जीरी एक ब्रेक ही ब्रेक पद इस तरह देम तरह हम गप कनी। ब्रेकाचे पद शुमारा वशत कने मां गप कन गए थे कॉन्स्टिट्यूशन तहा के फंडामेंटल राइट्स शहरियाना यानी हक दैक बीतगा देखिए मां गिंदी भी कि अगर शनि वायलेशन भी बाजी अंचे केसेस में देमा हम कायन थे कि शहरी रहो गया कोटानी तहा हम रहो गया पिटीशन हम जन गया औदास्ते कोर्ट आइंसरा ऑर्डर्स हम कन गई भले पदा भी आ मर्दम के गार और बेगवा कनक बीतगा आ मर्दम जाहिर न बे गया पर्चा जाहिर न बे गया हम शिसरा गप करें वादा महकमा हमरादारी करेंगे सेनेटर निहाल हाशमी के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और इशिये भी जवानी किरद अस्ती शिसरा हम शिसरा गप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी मैं ठीक हूँ। तो सर आज जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे बात करें। उसमें खासकर ये जो आर्टिकल 9, 10 है जिसमें ये कहा गया कि किसी को इलीगल डिटेन नहीं किया जाएगा, किसी को मिसिंग नहीं किया जाएगा, अगर कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी है तो उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सर ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह से है? जी बिल्कुल ठीक बात है, जो आइन में लिखा हुआ वो ठीक लिखा हुआ है और इसी तरह से है जी। तो सर ये हम देखते हैं फिर क्यों ये जो है कस्टोडियन टॉर्चर किया जाता है लोगों को, या लोगों को यहाँ पे जब कोई क्रिमिनल हाथ आता है तो उसको ले जाया जाता है, उसको कोर्टों में पेश नहीं किया जाता, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है? देखिए
हर माशरे में इस तरह के लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है। तो इस तरह के जो लोग हैं ये जिम्मेदार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार नहीं होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट के अलावा जो इंसानियत की बेसिक ह्यूमन राइट की जो वायलेशन है वो दुनिया के किसी माशरे में, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी सिस्टम में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज़ादी और हमारी माशरती जो तश्कील हो रही है वो अभी काफ़ी अर्ली स्टेज पे। हमें चाहिए कि जब हम जिम्मेदारी किसी सरकारी अहलकार को दें इस तरह के इदारों में, तो उनकी एक अच्छी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड नॉट टू डिविएट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें हमारा माशरा अभी बहुत कमज़ोर है। तो सर इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा मौजूद है, अभी हमारी जब बात हुई एक गेस्ट थे वो कह रहे हैं कि इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर इस पे अमल किया जाए तो बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं, इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की, इदारों की, अदलिया की, कौन करवाएगा? सबकी है, और सबसे बढ़ के माशरे की है, हमारे घर के माहौल की है। वालिदैन को ये बच्चों को बचपन से तरगीब देना चाहिए, खा वो बड़ा होकर के जुडिशरी में जाए, इस्टेब्लिशमेंट में जाए, पुलिसिंग में जाए, सियासत में जाए या सरकारी इदारों में जाए, उसको हमें ये बताना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो उसकी बेसिक राइट है, जो राइट मेरी है वही ज़ैनब आपकी भी है, और वही आपके कैमरामैन की भी होगी, और वही आपके लाइफ। तो हम क्या करते हैं, अपने ईगो का इशू बना लेते हैं। मामूली से मामूली छोटी छोटी चीज़ पे हमने देखा है कि हमारे यहाँ तो चपरासी जो है वो भी ईगो का इशू बनाता है, और वो आम आदमी की पहुंच या दरख्वास्त उस वक्त तक ऊपर नहीं ले जाता है, पहुंचने देता है जब तक या तो उसके मिन्नतें समाजित करी या फिर उसे उसके मुट्ठी गर्म किए जाए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में बड़ी कमी है, ये हमारे अकीदे और ईमान में कमी है। और फिर दूसरी बात, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन पे भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने लेक्चर्स में, जुमे के नमाज में के पहले जो खुतबा है उसमें, और हमारी स्कूल के टीचर्स जो हमारे उस्ताद होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो हमारे इदारों में बड़े होते हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि बड़े छोटे से उम्र से बच्चों को ये सिखाया जाए टू हाउ टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के तो बाद में आता है कि जब कोई वायलेशन होता है, बेसिक चीज ये है कि हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर फंडामेंटल राइट। हम सिर्फ अपना फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट करते हैं कि जी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज राइट, माइट इज राइट। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का, जिसके वजह से ये सारे मामला। लेकिन सर फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, वो रियासत की जिम्मेदारी और शहरियों के हुकूक हैं। उसमें क्या एजुकेट करना यहाँ के शहरियों को, वो भी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी राइट्स है कि रियासत जो इस जिम्मेदारी को पूरा करे। हेल्थ का अगर इशू आता है तो उनको जो है पूरी तरह से वो फैसिलिटेट करे, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। मतलब माशरे में रह के माँ बाप तो करेंगे, अगर माँ बाप अफोर्डेबल नहीं है तो क्या रियासत पे जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने माशरे को एजुकेटेड करे? आपकी बात ठीक है, मगर रियासत कौन होते हैं, हुकूमत कौन होता है? हम जो हुकूमत में ऑर्गन्स होते हैं, जो हम उसके मुलाजमीन होते हैं, जो हम अहलकार होते हैं, जो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस बात की तनख्वाह लेते हैं, इस बात के लिए हम वहाँ पे मामूर होते हैं, इस बात पे हमें उस बात जगह पे अपॉइंट किया जाता है कि वी विल सर्व द कॉमन मैन, वी विल सर्व द कॉमन मैन, एवरी इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्रीड, कलर और एनी रिलीजन और एथनिक बैकग्राउंड। तो हम तो इस बात के पाबंद होते हैं। तो जो रियासत है उसको जो चला रहे हैं वो लोगों की ये बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने आपको टीचर्स और फैमिली और मजहबी इंस्टीट्यूशन की बात की थी। कोई मशीन का नाम नहीं है रियासत और हुकूमत, हम इंडिविजुअल्स इसको रन करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, एक तो तालीम की, और दूसरा जो इंसानी हुकूक की तालीम है, इंसानी हुकूक के जो लवाजमात है, इंसानी हुकूक के जो फ़राइज़ हैं,
उसकी हम तरगीब भी देते हैं। हम बस एक ही तरगीब देते हैं, माइट इज राइट, मेरी ताकत, मेरा पावर, मेरी कुर्सी, मेरा ताकत, बस ये, इसके अलावा हम कुछ नहीं बताते हैं लोगों को। नहीं सर, अगर रियासत इनको प्रोवाइड कर, रियासत मीन्स हुकूमत में जो भी लोग हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर वो अपने शहरियों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगी या पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट करेगी, उनको रोजगार देगी, तो क्या हम नहीं समझेंगे कि ऐसी वायलेशंस नहीं होंगी? देखिए ज़ैनब, रियासत अलग चीज है और हुकूमत अलग चीज है। हुकूमत वो होती है जो आइन और कानून के तहत डे टू डे जो मामलात होती है उसको चलाती है अपने अहलकारों के जरिए, अपने उसके जरिए। और रियासत जो एक है वो साकित है। रियासत वो जमीन का टुकड़ा है, वो जोग्राफियाई वो हद है, उसका एक शनाख्त है कि उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो हुकूमत में होते हैं। तो हम हुकूमत से तो नाराज हो सकते हैं, रियासत से हमारी नाराजगी की बात नहीं बनती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ बदकिस्मती से जो हुकूमती अहलकार आते हैं वो अपने आप को रियासत समझते हैं या रियासत से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो ये हमारी एक बदकिस्मती है जिसको चेंज होना चाहिए। और ये फंडामेंटल राइट की जो है ना वायलेशन रियासत नहीं करती है, हुकूमती अहलकार करते हैं। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रियासत नहीं करती है, हुकूमती अहलकार करते हैं। रियासत तो आपको राइट देती है, रियासत बताती है कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, रियासत बताती है कि आम आदमी की जिंदगी में कैसे बेहतरी लाई जाए। मगर ये जो हम जैसे जो लोग होते हैं ना अहलकार, वो उसको मिसयूज करते हैं अपने राइट्स, अपने पावर्स को। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, रियासत तो एक ज़मीन है, उसको जो लोग चलाते हैं, जो हुक्मरान तबका होता है, वही सब तमाम चीज़ें करता है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनाया है, सबने मिलकर बनाया। एक मुल्क जब चलता है वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है या नहीं है? जी 100% इनकी जिम्मेदारी है जी। और इसके लिए फिर आपकी अदालतें हैं, जो अदालतों का काम है इंटरप्रिटेशन भी करना और लोगों की बुनियादी हुकूक है उसको सेफगार्ड करना जी। तो सर, अगर इनको बुनियादी लोगों को हुकूक नहीं मिलेंगे, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनके लिए कौन सी ऐसा रास्ता बचता है जहां पे ये जाएं, उस दरवाजे को खटखटाएं और अपने हुकूक की बात करें? उनके लिए जो रास्ता बचता है वो रास्ता है अदालत। तो सर, ये अगर जाएंगे, अपनी बात करेंगे, तो क्या इस ऐसी चीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जहां जहां वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, क्या वहां पे हमारी जो अदालतें हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं? 100% नहीं कर रही है, मगर कर रही है जी। तो सर, हम इस पे क्या कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अदालतें फैसला भी दे रही हैं और बड़े बड़े हमारे सामने फैसले ऐसे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतों के उन फैसलों पे भी अमल नहीं हो रहा? देखिए, ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी माशरती नाहमवारी है, हमारी तालीम की कमी है, जिसके वजह से इस तरह की चीजें हमें भुगतना पड़ रही है और हम फेस कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महकमा हमरादारी करेंगे सैनेटर निहाल हाशमी ये गपजत महकमा के इश्त को बेसिकली वजह चाहिए गप रास्ता के द जिम्मेदार कहे कया भले कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स दातगा मयदा हुकूक अस्ता हक अस्ता शहरी के मुल्क के तहा निश्तगा आइनी लाजमी के लाते हक बयानते आवती हक्का नहीं जीरा गोस्ता को जा रहा पता गप हमशे के रियासत व ज़मीन टोकरा गोशक भी भले हमा के जिम्मेदार हमा के हुकूमत तहाया आइनी हमें जिम्मेदारी के आस्ते हमा के शहरी यानी हक्का हमा हक्का ना आयना बिदियनते भले पता हम चाह रहे कि आवड़ा आइनी हक दैग नबे गया हक्का नहीं जीरा गुआस्ता अदालतन नेम करवाते अंचुके मारा कॉन्स्टिट्यूशन तो का आर्टिकल 199 हमें गप्पा गुशी कि अगर हम जा गया या कंची चीज़ें की आई वायलेशन बह गई अमूदा के ह्यूमन राइट से वायलेशन बह गई अमूदा के फंडामेंटल राइट से वायलेशन बह गई आई वास्ता शुमास्ते अदालत शोधकनता मैकरा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मौजूदा हाई कोर्ट शुमा शोधकने पद सुप्रीम कोर्ट शोधकने वती गप्पा जतकने ताकि शुमे गप उदा गुजदारक भी बीते औदा के गप गुजदारक भी गोड़ा शुमोती गप्पा कुजाचे जने हमें कॉन्स्टिट्यूशन तहत के मारा ये हक दायक बीता ये हक के बाबत मातती लीदा कि जो हुकूमत मर्दमा जो रियासत जिम्मेदारियां आस्ते मारा ए हक का दयनते भले पता भी मारा मैं ये हक दायक न भे गई दिन तरह गप कनी दीरी एक ब्रेका पद शुमे दिमाग आई ब्रेकाचे पद शुमारा वशत कने गप कन गई थी कि
शहरियाना के हक दैक बीता आहीने तहा आ हक्कार चे पैमा गिंद गई मौती चपचा गिरदा गिंदे के बाजी अंचे इशूज़ में दिमा कायन थे कि अंचे मर्दम काया के बाजी मर्दमाना चिस्त कना गार कना बेगवा कना बरा पदाशा अदालता नहीं तहा नियारा मैं दिमा ज़ाहिरी हमें कननते कि ए अस्ते ऐशा ए क्राइम कोता ऐशा ए जुर्म कोता बलेशा जी पद हम आया ना ज़रूरी कि मैं आर्टिकल आइन हमें खुशी के आई तो अदालत दिमा ब्यार पूरा अदालत दिमा परचाई कारक न बीतते हमशी सिरा में गप कन गए थे वादा में हमरादारी कन गए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फार्मर जज हम बीता मिर्ज़ा सरफराज एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज का हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें ख़ासकर जो आर्टिकल 8, 9 और 10 जो है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 8 में ये कि किसी को कैद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 9 में अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फेयर ट्रायल चलाया जाएगा। क्या हम समझते हैं कि ये बिल्कुल वैलिड चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मौजूद हैं? जी जनाब बलोच साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बात ये है कि जो ये फंडामेंटल आर्टिकल हैं, जिन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक, आइनी हुकूक जो कहा जाता है, ये सब जनाब अली पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, मर्द हो या औरत हो, सबके लिए आईने पाकिस्तान में उसके जो बुनियादी हुकूक हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। उसके अंदर बात यह है कि किसी को कैद कर देना जो है, और बिला वजह कैद कर देना, बगैर किसी जुर्म के कैद कर देना, ये इंतहाई जनाब अली कानून की जो है वो वायलेशन होती है, आईने पाकिस्तान की जनाब अली वायलेशन होती है इसके अंदर। और इसमें पोजीशन ये होती है कि जैसे वो कहते हैं कि जी गिरफ्तार किया तो पहले उसको इतना दीजिए, पहले आप उसको बताइए कि आपके खिलाफ जो है ये इल्ज़ामात हैं, आप क्या कहते हैं। तो गिरफ्तार करना, किसी को जो है उसकी आज़ादी तलब करना जो है वो बहुत संगीन जनाब अली संगीन चीज़ होती है उसके अंदर, कि किसी को आपने कैद कर दिया, उसकी आज़ादी आपने तलब कर ली उसकी। दूसरी बात जो आपने भी बताई बुनियादी हकूक़ के बारे में, आर्टिकल 9 के बारे में, 9 भी जो है वो यही है, लाइफ एक चीज़ होती है, जिंदगी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, और ज़िंदगी में सारे हकूक़ आपको मिलने चाहिए। आपको एजुकेशन भी आती है, सेहत भी आती है, तालीम भी आती है, पीना पानी भी आता है। उसके बाद जनाब अली आपको आज़ादी होनी चाहिए, हर किस्म की आज़ादी आपको होनी चाहिए, इजहार राय की भी आपको आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको होनी चाहिए, अपने ख्यालात का इजहार भी आपको करना चाहिए उसके अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय भी हो सकती है, मैं आपसे इख्तिलाफ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप मुझे सही करना चाहती हैं तो इसके लिए आप मुझे दलाइल दीजिए मेरे साथ, तो अगर आपका मेरे से किसी बात पे इख्तिलाफ होगा तो मैं आपको उस बात की तस्दीक करने के अंदर, उस बात की सही होने में मैं भी आपको दलाइल दूंगा, आपको मैं कायल करूँगा। मगर अब ये बात कहना कि मैं आपकी कोई बात सुनूंगा ही नहीं, तो फिर ये आज़ादी इज़हार राय तो नहीं होगा ये इसके अंदर। अच्छा सर, बात ये अभी आपने एक बात की बड़ी अच्छी, आपने कहा चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, आइन ने सबको मतलब बुनियादी हक। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबके लिए, उसने किसी को अलग नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि ये औरत है इसके लिए, ये मर्द है। हमारे यहाँ नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, हमारी आर्टिकल 25 में यही है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना फीमेल में ना मेल में, ना एजुकेशन के अंदर है ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, हैव सेम राइट ऑफ वोट, सेम राइट एजुकेशन, सेम राइट एवरीथिंग, हर फील्ड में उनका सेम राइट है हमारे साथ। ओके, तो सर अगर सेम राइट है तो फिर हम क्यों देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की जाती है? जहाँ पे हमें अगर 50 मर्द हजरात नज़र आते हैं तो 2 ख़वातीन नज़र आती हैं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी इस पे जाएं, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट वो नहीं है जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कबायली इलाके भी होते हैं तो औरतों को नहीं बाहर जाने देते अपने घरों से, वो एजुकेशन को बुरा समझते थे। मगर अब ये है
कि आप भी देख रही होंगी, हम भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह आप भी एक खातून है, मैन है, लेकिन आपने भी पढ़ने के बाद आप लॉयर बनी है, लेक्चरर बनी है माशाल्लाह आप। तो ये इस तरीके से बहुत सारी जो ख़वातीन हैं अब उनके जहनों में ये बात आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो उनके बड़े हैं, जो लीड करते हैं उनके ट्राइब को, उनकी समझ में भी ये बात आ रही है कि सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर जो है औरत का बड़ा हाथ है, औरत का। अब देखें ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, वो उनके साथ साथ राहगर्दी दी और बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने उसके साथ। उसके बाद लियाकत अली खान थे वज़ीर आज़म, उनकी वाइफ थी राना लियाकत अली खान। उसके अलावा जनाब आप देखेंगी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम जो है वो टॉप पर है, सरे फहरिस्त है उसके अंदर। इसके अलावा और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए अपना नुमाया किरदार अदा किया। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है ये अवेयरनेस आ रही है। तो ख़वातीन अब जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे एजुकेशन के अंदर भी, तो ख़वातीन अब बहुत आगे जा चुकी हैं मेल से। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम मेल हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके शुरू के जो आर्टिकल में बात की हमने कि उनको कोई अगर क्रिमिनल भी होगा तब भी आपको उसको पेश करना है अदालतों में। क्या कस्टोडियन टॉर्चर करना या उसको जो है इलीगल डिटेन करना, क्या ये इस बात की परमिशन है आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, देखें हमारे यहाँ तो ना टॉर्चर है, ना डिसरिस्पेक्ट है, ना ह्यूमिलिएशन है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। बल्कि ये जो है ये ऑफेंस ट्रीट किए गए हैं पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, दीज अमाउंट ऑफेंसेस। अब ये पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं नहीं होता यूनिवर्स के अंदर कि आप उसको इनएबिलिट है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल सिर्फ एक ही होता है क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कि अक्यूज्ड इज ऑलवेज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। कितना वक्त है कि उसको आप गिल्टी प्रूव ना करें, वो इनोसेंट ही होता है। अब ये माल ट्रीटमेंट जो है ना, ये बड़े बैकवर्ड कंट्रीज की बात है और ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्यूज जो होता है ना, अक्यूज भी ह्यूमन बीइंग होता है। अक्यूज उसकी भी 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 टांगें होती हैं, दिमाग होता है उसके पास, और वो भी जो है वो ह्यूमन बीइंग ही है ना, इंसान की औलाद होती है ना वो भी। तो जैसे हम हैं, आप हैं, अक्यूज भी ऐसे ही होता है। अक्यूज किसी और दुनिया से नहीं आता, अक्यूज वो हमारे माशरे का हिस्सा होता है। तो सर अगर किसी शख्स को, जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान पेनल कोड के तहत बहुत बड़ी मतलब जुराइम है कि किसी को आप इलीगल डिटेन करते हैं या कस्टोडियन टॉर्चर करते हैं, तो जो अभी हो रहा है, जिस तरह के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, क्या इस हालात में जो कोई भी ये चीज़ करेगा, किसी शख्स को इलीगल डिटेन करेगा, कोई भी होगा, तो क्या उसके ऊपर भी इसी तरह से FIR कटेगी पाकिस्तान पेनल कोड के तहत? जी हाँ, बिल्कुल 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 प्रोविजन अवेलेबल हैं इलीगल डिटेंशन की। उसके अंदर जनाब वाली पहले तो SHO को अप्रोच किया जाता है, उसे कंप्लेंट फाइल की जाती है। अगर वो नहीं सर करते तो फिर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उसके अंदर। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशनें आती हैं होती इसके लिए हैं कि जनाब वाली इलीगल डिटेंशन के अंदर हैं, इनको रिलीज किया जाए इनको। तो ये कानून के अंदर जो है हर चीज़ अवेलेबल है कानून के अंदर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कानून एम्बिगस नहीं है, मुबहम नहीं है, कानून इज वेरी क्लियर एंड लॉ इज फॉर एवरीवन। जी, लेकिन सर कानून के अंदर सब चीज़ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो वायलेशंस हो रही हैं, ये कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? देखिए, वायलेशंस जो हैं ये हमेशा से होती रही हैं, मगर अब ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, एजुकेशन आ गई है, लोगों को उनके हकूक़ मालूम हो गए, उनके राइट मालूम हो गए हैं कि हमारा ये राइट है कि सामने वाले को कोई इनाम वाली राइट नहीं पहुंचता है, वो हमें इनाम वाली कंप्लेन करे, हमें टॉर्चर करे, हमें इलीगल डिटेंशन में रखे, हमारे को विदाउट वारंट हमें अरेस्ट करे, विदाउट जनाब वाली विदाउट इंटीमेशन जो है हमारे खिलाफ FIR लॉन्च की जाए हमारे खिलाफ। ऐसी बात नहीं है। देखें, ये तो होता है कंडेम्ड अनहर्ड के बगैर सुने जनाब वाली किसी के खिलाफ आपने फैसला सादिर फरमा दिया है इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आईने पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। सर हम आज भी अगर देखते हैं अदालतों में तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिसिंग पिटिशंस नज़र आती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, अगर हाई कोर्ट्स में भी देखें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग पर्सन की पिटिशंस नज़र आती हैं। क्या ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? एब्सोल्यूट वायलेशन है जी, एब्सोल्यूट वायलेशन। लॉ में भी ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ अरेस्ट करना चाहते हैं उसको, तो एटलीस्ट उसको आप इन्फॉर्म करेंगे, तो घर वालों को आप बताएंगे
केस तक तो आप क्यों लेके जा रहे हैं और किस जुर्म में लेके जा रहे हैं उसको आप? विदाउट जुर्म, विदाउट इंटीमेशन, तो ये एक इलीगल एक्ट होता है, इसीलिए इसे कहा गया इलीगल डिटेंशन। सर, अगर अदालतों में हमारे लोग जाते हैं, ये जिस तरह से लोगों को इलीगल डिटेन किया जाता है, मिसिंग किया जाता है, तो इसके बाद जो अदालतों के फैसले आते हैं उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं होती, उसके पीछे आप क्या देखते हैं, वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि अदालतें हमेशा इनवैलिडली आपके लिए खुली हुई हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि 98% केसेस जो अदालतों के अंदर वो मजलूमों के होते हैं, और अदालतें बनाई ही मजलूमों के लिए गई थी। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉपर लीगल असिस्टेंस आती है। अगर हमारे यहाँ इनवैलिडली प्रॉपर लीगल असिस्टेंस मिल जाए उसके अंदर, तो बहुत अच्छा इनवैलिडली इंसाफ भी हो जाता है, और रिलीफ वक्त पर मिल जाता है, और अच्छा रिलीफ मिल जाता है उसके अंदर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि आप खुद फॉर्मर जज भी रहे हैं और आपने तो ऐसे इश्यूज़ को बड़े करीब से भी देखा है कि इस तरह के जो मामलात आते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम क्या समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि इंसानों के अपने बुनियादी हुकूक हैं, क्या वो हुकूक पूरी तरह दिए? उसमें एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम है, हमारी पूरी चीज़ें मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि जो वायलेशन हो रही है, इसकी एक वजह ये नहीं है कि लोगों को उनके हुकूक पूरे नहीं मिल रहे? देखिए, बात ये है कि आपकी बात बजा एहतियात बात आप सही फरमा रही हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो हमारे मुल्क में आती रही हैं, माशाल्लाह भी हमारे मुल्क में रहा, जमहूरी हुकूमतें भी हमारे मुल्क में रही हैं यहाँ पे। तो उसमें यही होता रहा कि गवर्नमेंट चेंज होती रही, पॉलिसी चेंज होती रही, हर एक की प्रायोरिटी जो थी वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज थी उसके अंदर। और दूसरी बात ये भी रही है उसके अंदर कि जहाँ ये वायलेशन हुई हैं, वहाँ के जो सीधा लोग थे, जिन्हें हम ये कहते हैं कि जी इलाइट पर्सन, बड़े लोग थे, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उन्होंने आंखें बंद कर, उन्होंने अपनी आंखें खोल के नहीं रखी हैं। लेकिन जो भी लोग होते हैं, गरीब होते हैं, बहरहाल वो किसी को देखते भी हैं, उनके ऊपर भी हेड होते हैं, तो हमेशा नीचे वाले लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपना समझना चाहिए। और जो नीचे गरीब लोग होते हैं, जिनकी रसाई ऊपर तक नहीं होती है, वो अपने से बड़ों को देखते हैं वो, तो उन्हें चाहिए कि अपने से छोटों का जो है वो ख्याल रखें उसके ऊपर। क्योंकि देखिए, आज अगर छोटे नहीं रहेंगे ना, तो लामोहला फिर कल बड़ों का नंबर ही आना है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मिर्ज़ा सरफराज साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, फार्मर जज भी थे। उन्होंने महकमा हमरादारी को थी, महकमा गप्त्रान को थी, गप जवानी जती और हमी गपति गुश्तदी के कॉन्स्टिट्यूशन तहा मारा फंडामेंटल राइट्स दैग बितिगा भले पदा हम ये हक और हुकूकानी के वायलेशन बह गई, पर्चा बह गई, मौती चपचा गिरदा चाह रही भले हन्नी हम माँ बुरुए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तहा तुम्हारा सजना चीज़ ज़्यादा अगर पिटिशन के अंदर काएँ थे तो अवदा में गार और बेगुआ मर्दमानी के अंदर काया हमा के बरक बितगा भले पदा अदालतन दिमा पेश कनक न बितगा हमा इनके लोग वाले हैं अदालतन नेमगा शुतगा आर्डर हम बह गई भले इस तरह इम्प्लीमेंटेशन न बह गई अब मर्दम के शुतगा। जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन गुशिती के कसीरा तो अस्ति जबरन दाश्त न कने, कसीरा इलीगल डिटेन को न कने, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी आ भी आए ना कस्टोडियन टॉर्चर को न कना, अगर कसी मजनी न चे मजनी क्रिमिनली भी तो आइए रास्ते तो कोर्टे तो देमा ब्यार पेश बेका कोर्ट या गप पे फैसला कहा कि आया इशरा सजा देगी या न देगी। इस तरह मैं दुरुस्ती जवानी मर्द में दुरुस्ता गप त्रान जत भले इशिया ची पद में फंडामेंटल राइट्स तो को एक देगे गप पे हम चार कि एजुकेशन सिस्टम अगर शहर तई मुल्क के था जने आदमी मर्दीनी चुक के बुजुर्ग हर चीज के आइए एजुकेशन प्रोवाइड कनक भी फंडामेंटल राइट्स ही बुनियादी हुकूक की आइए हुकूमत अस्ती ये हक्का बेदा आइए हेल्थ के इशू का थे इलाज ये सज्ज हक अस्ती हुकूमत नेम गई कि इलाज हम बेकनाई नहीं इशे पद मगनी के रोजगार हुकूमत अंची चीज़ बेका के आया ना रोजगार बेरसी जवान के दा तालीम और डिग्री या जीरा देमा रवा और ये हम बुनियादी हक के आइए होती गप पे एर कनगे भी हक अस्ते कि कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आर्टिकल सजना चे गेश्तरी आर्टिकल हमें गप्पा जननते कि फंडामेंटल राइट्स जो अस्ता बुनियादी के हक अस्ता कॉन्स्टिट्यूशन तो का अच्छियाँ आया अश्ता चे बेगे बिस तो अश तक के आर्टिकल टोटल हमें गप्पा जा कि यक शहरी अगति मुल्क के तहा निश्ता आइए हक को हुकूक चियाँ
आवती हक्काना बिजानती अगर माशा आर्टिकल यक मा यक बिवानी गुण मारा चे हक दाता मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन म वत गिंदिने म वत सरपद हम भाई अगर ईशानी कसे वायलेशन का गुड़ा इशू वास्ता मैकरा रास्ते के कॉन्स्टिट्यूशन तो का आर्टिकल 199 तहत शुमास्ते हाई कोर्ट शोतकंता होती गप्पा इरकोतकंता और आर्टिकल 184 तहत दस्ते शुमा सुप्रीम कोर्ट रवे होती गप्पा इरकोतकने इदा विधिय मना इजाजत मन ज़ैनब बलोच।